चलो अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग 16वां सवाल पढ़ेंगे इस स्वाध्याय का। ठीक है, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न का सवाल है। अच्छा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है। 3 नंबर या 4 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। देखना, सवाल दिया गया है, दो समान लंबाई के तारों में एक एल्यूमिनियम का है, दूसरा कॉपर का है। मतलब क्या हुआ, समान लंबाई के दो तार दिए गए हैं, एक तार एल्यूमिनियम का दिया गया है और दूसरा किसका दिया गया है, कॉपर का, मतलब तांबे का दिया गया है, और इनके प्रतिरोध समान है। मतलब एल्यूमिनियम के तार का प्रतिरोध और कॉपर के तार का प्रतिरोध क्या है, समान है। लंबाई भी समान है तारों की और उनका प्रतिरोध भी क्या है, समान है। तो हमको बताना है कौन सा तार हल्का है। ठीक है, अगर यहां तक ही सवाल पूछे तो इस सवाल को बिना कैलकुलेशन किए आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर, देख रहे हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर ये दो तार हैं। तो एल्यूमिनियम हल्की धातु है, कॉपर भारी धातु है। तो एल्यूमिनियम हल्की धातु, तो एल्यूमिनियम का तार हल्का है, तुरंत आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन यहां पर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते हैं, इसको इस तरह से पूछते हैं कि एल्यूमिनियम और कॉपर के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करो, या कॉपर एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करो। चाहे कॉपर एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात कहें, या एल्यूमिनियम या कॉपर के, मतलब चाहे कॉपर पहले लिखे एल्यूमिनियम बाद में उनके द्रव्यमानों का अनुपात, या एल्यूमिनियम पहले लिखे कॉपर बाद में लिखे उनके द्रव्यमानों का अनुपात। तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो देखना, यहाँ पर सवाल दिया गया है, दो समान लंबाई के तारों में एक एल्यूमिनियम का है तथा दूसरा कॉपर का है, और इनके प्रतिरोध क्या है, समान है। तो हमको बताना है कौन सा तार अधिक हल्का है, तथा कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। और जबकि क्या क्या कंडीशन दिया गया है, जबकि एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता, जो एल्यूमिनियम का तार है उसकी प्रतिरोधकता दिया गया है 2.63 गुणे 10 की घात -8 ओमेगा मीटर, और आपेक्षिक घनत्व 2.7, मतलब एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है, 2.7। अच्छा, आपेक्षिक घनत्व दिया है, अगर इसमें पानी के घनत्व का गुणा कर देंगे तो उस पदार्थ का घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब जैसे एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व 2.7 है, तो एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होगा, 2.7 गुणे 10 की घात 3। और इस तरह से कॉपर के तार के लिए प्रतिरोधकता देखो दिया गया है 1.72 गुणे 10 की घात -8 ओमेगा मीटर, और उसका आपेक्षिक घनत्व कितना दिया गया है, 8.9 दिया गया है। आपेक्षिक घनत्व में पानी के घनत्व का गुणा करने पर वस्तु का घनत्व प्राप्त होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के तारों की चर्चा है। चलो, सबसे पहले मैं कॉपर के तार के लिए लिख दिया, ठीक है ना, कॉपर के तार के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है, कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए पहले शुरुआत में कॉपर से कर रहा हूं। तो कॉपर के तार के लिए देखो प्रतिरोधकता दिया गया है, इस प्रतिरोधकता को ρ1 द्वारा दर्शाया। तो कॉपर के तार की प्रतिरोधकता देखो ये है 1.72 गुणे 10 की घात -8 ओमेगा मीटर। ठीक है, और इसका अपेक्षित घनत्व कितना दिया गया है, 8.9 दिया गया है। तब इसका घनत्व कितना होगा, तो इसका घनत्व देखना, इसके घनत्व को D1 द्वारा दर्शाया, क्योंकि यहाँ प्रतिरोधकता को रो के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए घनत्व को मैं यहाँ पर डी द्वारा दर्शा रहा हूँ। डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो इसलिए कॉपर के तार का घनत्व D1 बराबर 8.9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के तार के लिए प्रतिरोधकता देखो दिया गया है 2.63 गुणे 10 की घात -8 ओमेगा मीटर, तो उसकी प्रतिरोधकता ρ2 द्वारा दर्शाया हूं, और उसका अपेक्षित घनत्व 2.7 दिया है, तब उसका घनत्व D2 द्वारा दर्शा रहा हूं, D2 बराबर 2.7 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दोनों तारों की लंबाइयां समान है और दोनों तार का प्रतिरोध भी समान है। तो प्रतिरोध अगर समान है तो R1 बराबर R2। अब अपने एक सूत्र जानते हैं, R बराबर रो इंटू L बटे A। इसी सूत्र का उपयोग करके R1 के स्थान पर ρ1 L बटे A1 बराबर ρ2 L बटे A2। अब दोनों में लंबाई समान है, दोनों में क्या है, लंबाई समान है, इसलिए L1 L2 नहीं लिखा हूं, दोनों में LL लिखा हूं, क्योंकि समान लंबाई वाला तार है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको आयतन में बदलना है, तो ऊपर नीचे L का गुणा करेंगे। अच्छा, जब ऊपर L का गुणा करेंगे तो रो L स्क्वायर बटे A1L, और यहाँ पर रो2 L स्क्वायर बटे A2L हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे L का गुणा किया गया है। यहाँ पर देखना, ऊपर क्या आ जाएगा, ρ1 L स्क्वायर बटे, अब यहाँ A1 इंटू L मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर आयतन V1, और यहाँ पर देखना ρ2 L स्क्वायर बटे, अब यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे L बराबर आयतन V2 आपका हो गया। ये V1 पहला आयतन हो गया, V2 दूसरा आयतन हो गया, मतलब ये कॉपर के तार का आयतन हो गया, ये एल्यूमिनियम के तार का आयतन हो गया। ठीक है, अब
इस आयतन को द्रव्यमान और घनत्व में बदलेंगे, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहां पर आयतन बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहां पर देखना ρ1L² बटे V1 के स्थान पर द्रव्यमान M1 बटे घनत्व D1, और यहां पर ρ2L² बटे द्रव्यमान, देखना अब यहां आयतन के स्थान पर द्रव्यमान M2 बटे घनत्व D2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों में L² से L² कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ρ1 D1 बटे M1 बराबर ρ2 D2 बटे M2। तो ये चीज देखो लिखा हूं, ρ1 D1 बटे M1 बराबर ρ2 D2 बटे M2 हो गया है। अब हमको देखना ध्यान से, सवाल में है कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात, तो कॉपर का तार का द्रव्यमान M1 होगा और एल्यूमिनियम के तार का द्रव्यमान M2 होगा, तो मतलब यहां पर कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है, इसका मतलब M1 बटे M2 का मान ज्ञात करना है। तो ये M1 यहां ले गया और ρ2 D2 यहां लाया, तो ये देखना M1 जब यहां गया तो M1 बटे M2 हो गया बराबर ρ1 D1 बटे ρ2 D2। अब यहां कीमत रख देंगे, ρ1 का मान देखो यहां पर दिया गया है 1.72 गुणे 10 की घात -8 गुणे D1 का मान 8.9 गुणे 10 की घात 3 बटे में ρ2 का मान 2.63 गुणे 10 की घात -8 और D2 का मान 2.7 गुणे 10 की घात 3। अब यहाँ पर देखना सब 10 की घात कैंसिल हो जाएंगे, कैलसी से जब सॉल्व किया तो 2.155 आया, इसी को राउंड ऑफ करके 2.2 लिख सकते हैं। तो M1 बटे M2 बराबर 2.2, तो इनका द्रव्यमानों का अनुपात इतना है, ये तो आपका आंसर हो गया। अब यहां से अगर तिरछा गुणा करें तो आपका M1 बराबर 2.2 M2 हो जाएगा, मतलब M1 कॉपर के तार का द्रव्यमान, M2 मतलब एल्यूमिनियम के तार का द्रव्यमान, तो कॉपर के तार का द्रव्यमान एल्यूमिनियम के तार के द्रव्यमान का कितना गुना है, 2.2 गुना है। तो ये चीज देखो लिखा गया है, अतः कॉपर का द्रव्यमान एल्यूमिनियम के द्रव्यमान का 2.2 गुना है। इसका मतलब कॉपर का द्रव्यमान ज्यादा है, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कम है, तो आप कह सकते हैं अतः एल्यूमिनियम का तार क्या है, हल्का है। तो अगर जैसे मान लीजिए कौन सा तार अधिक हल्का है, तो डायरेक्ट अगर आप जवाब लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर एमसीक्यू में आता है, डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही 3 नंबर में सवाल हल करने के लिए है तो आपको यहां तक पूरा सोल्व करना होगा, और अगर द्रव्यमानों का अनुपात कहें कॉपर और एल्यूमिनियम तो यहां पर अपने छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में 6-7 बार पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी सवाल है। ठीक है, अब देखना, अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखना क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें एक सारणी दिया गया है, उसमें धारा और वोल्टेज के मान दिए गए हैं, तो वहां अलग अलग जो मान है, हर एक कोष्टक में बहुत सारे मान दिए गए, 6-7 हैं, तो उनमें V और I का अनुपात निकालना, V और I का अनुपात निकालना हर एक कोष्टक के लिए। तो आप देखेंगे V और I का अनुपात हर एक के लिए लगभग एक समान आएगा, और V बटे I को प्रतिरोध R कहते हैं, इसका मतलब सबके लिए R का मान लगभग एक समान आएगा। तो आप कह देंगे दिया गया कोष्टक ओम के नियम का पालन करता है। अगर R का मान एक समान नहीं आया, V बटे I का मान, तो इसका मतलब कोष्टक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो 2 सवाल हैं वो आपके थियोरेटिकल पॉइंट है, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब सवाल नंबर 20वां 3.20, अब 20वें में 3 सवाल हैं, तो 20वें का ए पहले लिखा हूं। देखो सवाल क्या है, आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं, ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें किस प्रकार आप जोड़ेंगे, मतलब कि R मान का प्रतिरोध वाला N प्रतिरोधक तार आपको दिए गए, इस तरह से R प्रतिरोध है, ऐसे N तार आपको दिए गए हैं, और इनको अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस प्रकार आप जोड़ेंगे, और तथा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर देखना, हमको कुल N प्रतिरोध दिए गए हैं और हर एक प्रतिरोध का मान कैपिटल R है, R1 बराबर R, R2 बराबर R, इस तरह से Rn बराबर R। अब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आपको बताया था। तो श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध R डैश ले लिया, तो R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। अब R1 का भी मान R है, प्लस R2 का भी मान है, प्लस डॉट डॉट Rn का भी मान R है। इस तरह से R को N बार जोड़ना पड़ेगा, तो R को जब N बार जोड़ेंगे तो आपका N इंटू R आपका आंसर आ जाएगा, तो R डैश बराबर NR हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। तो यहाँ R1 का भी मान R है, R2 का भी मान R है, इस तरह से Rn का भी मान R है, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट 1/R N बार आपका आएगा। तो 1/R को जब N बार जोड़ेंगे तो 1/R गुणे N मतलब N/R आपका आ जाएगा, 1/R डबल डैश बराबर N/R, उल्टा करके लिखेंगे तो R डबल डैश बराबर R/N हो जाएगा। तो देखना, ये अधिकतम प्रतिरोध है NR और ये न्यूनतम प्रतिरोध है R/N।
तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात निकाला। देखो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, तो अधिकतम प्रतिरोध R डैश बटे न्यूनतम प्रतिरोध R डबल डैश, तो R डैश का मान NR है बटे R डबल डैश का मान R बटे N है, तो नीचे वाला N ऊपर चला जाएगा, तो NR गुणे N बटे में R से R कैंसल, N गुणे N, N स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात कितना आएगा, N स्क्वायर आएगा। 2 से 3 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस तरह से इन सवालों की आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसके बाद 2-3 सवाल इस चैप्टर में और बचे हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा बाद में। ओके।